सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रश्नों को ज्योग्राफी के मिक्स में, ताकि आपके प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। आप विभिन्न कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो उन टेस्ट सीरीज में आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे। और जैसे ही रिजल्ट अपन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए, तो आते आते कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आते हुए प्रश्न गलत नहीं करने हैं। पहला नियम यही रहता है कि आपने जो पढ़ा है, आपको जो आ रहा है, वो आप सही तरीके से उस पेपर में करके आए। पढ़ के वो आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए। यदि आता हुआ आपके सही हो रहा है, तो ऑलरेडी आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे हैं, आता हुआ सही हो रहा है। तो अपन कुछ प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। पहला शीट ये है इसकी, ओशियन एकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर टेस्ट चल रही है, वो आप देख सकते हो। अब सीधे अपन आते हैं सब क्वेश्चन पे। तो सवाल, ये जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले अपन देखेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। एक बात और आपने नोट की होगी कि जब आप टेस्ट देते हो, तो उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपके नंबर आना कम हो जाते हैं। जैसे कि आपके नंबर आ रहे हैं 150 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, तो उसमें से 150 में से जैसे कि नंबर आ रहे हैं 130, 110 या 120, तो उसके बाद आपके एक दो नंबर भी बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस नंबर बढ़ाने का एक ही सिंगल उपाय है कि आप आते हुए प्रश्न गलत मत कीजिए। जो आपने पढ़ा है उसमें से आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बेसिक सी चीज़ है, वो मैं हल करते टाइम आप ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहला प्रश्न अपन लेते हैं। भू संतुलन जो अपने टॉपिक दिया हुआ है उससे संबंधित ये पहला प्रश्न है। प्राट की भू संतुलन संकल्पना के संदर्भ में प्राट, तो पहला अपन को ये देखा कि प्राट की भू संतुलन संकल्पना के बारे में पूछ रहे हैं। संदर्भ में सत्य कथन है। अधिकतर सवाल गलत हो जाते हैं सत्य असत्य के संदर्भ में। तो मैं मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आप सॉल्व कीजिए, लेकिन सत्य असत्य या फिर इनमें से मिलान वाले वो सवाल देख के आपको डरना नहीं है। कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। कारण, क्योंकि वो प्रश्न आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के समय में गलतियों को कम करने में। तो पहला अपन इसमें देखते हैं कि ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा संबंध होता है। प्राट में पहला कथन ये दे रखा है। इसके अनुसार क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है। प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल एक स्थल मंडल में होता है, ना कि पायरोस्फीयर व बैरिस्फीयर में। तो पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर इसकी इसमें जिक्र नहीं किया गया है प्राट के द्वारा। प्राट ने ये बताया है कि ये कैसा तल होता है, मतलब जो आइसोस्टेसी या भू संतुलन की अवस्था पृथ्वी के ऊपर है। कहने का शॉर्ट में अपन इसको समझे तो आप ये देखिए कि एक तल ऐसा होगा उसके ऊपर बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न भू आकृतियां है, मतलब एक तरीके से वेट है, वजन है। तो वो वजन संतुलित किसके ऊपर है? तो कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे किसी जगह बहुत बड़ा पहाड़ है, किसी जगह समुद्र है, किसी जगह पठार है, किसी जगह मैदानी क्षेत्र है। तो प्रांत ने ये बताया कि एक ऐसी लाइन है, उस लाइन के ऊपर वजन समान है। तो जो ज़्यादा हाइट की या ज़्यादा वजन ज़्यादा हाइट वाली भू आकृतियां हैं, उनका घनत्व क्या होगा? कम होगा। और जो कम हाइट वाली भू आकृतियां हैं, उनका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका उल्टा बताया, ज़्यादा ऊंचाई की है उनका घनत्व कम होगा, और कम ऊंचाई की है उनका घनत्व ज़्यादा होगा। इसलिए दोनों में क्या बन जाएगा? बैलेंस बन जाएगा। आप घनत्व को इस तरीके से समझ सकते हैं कि घनत्व मीन्स डेंसिटी, dm/v, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। शॉर्ट में अपन समझे तो जैसे कि आप देखिए कि लोहे का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब एक एक सेंटीमीटर का अपन कोई घन लें, उसमें जितना वजन होता है वो लोहे का ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत। यदि अपन रुई ले, तो रुई का एक निश्चित आयतन अपन ले, जैसे मान लीजिए कि एक साइज अपन ले ली, उसका वजन कम होगा अपेक्षाकृत। लोहे का जो इस साइज का टुकड़ा होगा उसका वजन ज़्यादा होगा, मतलब उसका घनत्व क्या है? ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा ऊंचाई की विशालकाय भू आकृतियाँ होगी, उनका घनत्व क्या होगा? कम, मतलब वो वजन में कम होगी। हर प्रति स्क्वायर में मतलब क्यूब में अपन देखेंगे तो घनत्व क्या होगा? वेट कम होगा उनका। और जो कम ऊंचाई की भू आकृतियां हैं धरातल के ऊपर, उनका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी से ये बैलेंस हो रहा है, ये इन्होंने समझाया था। तो इसके आगे अपन यदि इसमें देखें, तो इस प्रश्न में ये स्टेटमेंट सीधा सा रॉन्ग हो गया। ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा संबंध है, मतलब जहां ऊंचाई है ज़्यादा वहाँ घनत्व कम है, जहाँ ऊंचाई कम है वहाँ घनत्व ज़्यादा है।
तो उल्टा संबंध हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। इसके अनुसार क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल अंतर पाया जा रहा है, क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व में ही अंतर है, इसलिए इसे क्षतिपूर्ति रेखा कहा गया, ये राइट हो गया। इसके बाद इसमें बताया गया है कि प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, ना कि पाइरोस्फीयर बैरिस्फीयर। इसकी एक बार व्याख्या आप देख लीजिए। प्राट ने बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का मैदानों से, मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है, अर्थात ऊंचाई तक घनत्व में उल्टा संबंध होता है। तो जैसे मैंने पिछला चित्र आपको बता के जो बताया कि पहाड़ यदि ऊपर है, ज्यादा विशालकाय आकृति है, तो इसका घनत्व कम होगा। तो ये वेट इतनी विशालकाय आकृति है, घनत्व कम होगा, और इससे पठार फिर आगे, फिर मैदान आगे, फिर समुद्र तली आ गई। तो समुद्र तली सबसे नीचा स्तर है, जो एक लाइन होगी उसे क्षतिपूर्ति तल कहा गया अपन ने। इसके ऊपर ही घनत्व में क्या है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको और भी समझ सकते हैं, जैसे कि अपन को यदि 1 किलो लोहे तराजू जैसे अपन ने ली, तो 1 किलो यदि अपन एक तरफ रुई रख रहे हैं और 1 किलो अपन को लोहा रखना है, तो लोहे की मात्रा कम आ जाएगी, और यदि उसी रुई को करेंगे तो उसका बड़ा सा ढेर लग जाएगा। तो कहने का मतलब यही था कि इसको तराजू माना जाए, आप एज्यूम कीजिए कि क्षतिपूर्ति तल को। तो ये बैलेंस ऊपर की भू आकृतियां इसलिए है क्योंकि यदि ये रुई है तो इसका बड़ा ढेर है, मतलब इसका घनत्व कम है, और ये लोहे की तरह है तो इसका ऊंचाई कम है, मात्रा कम है, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये अपन ने इसमें समझा। एक क्षतिपूर्ति तल के सारे घनत्व में अंतर पाया जाता है। घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, ना कि पाइरोस्फीयर व बैरिस्फीयर। तो ये इसका स्टेटमेंट सही है, जो तीसरा स्टेटमेंट अपन ने देखा था कि घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है, ना कि पाइरोस्फीयर व बैरिस्फीयर। स्थल मंडल अपन ने देखा था कि किससे मिलकर बना होता है, तो क्रस्ट व ऊपरी मेंटल से मिलकर स्थल मंडल बना होता है। प्राट के अनुसार गहराई में समानता, जबकि घनत्व में अंतर पाया जाता है, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। तो जो मेन चीज थी इसकी, वो अपन ने इसमें देख ली है। तो पिछले प्रश्न में जो थे वो ये तीनों स्टेटमेंट 1, 2 और 3, ये शुरू में इसको मैंने गलत लिख लिया ना पढ़ने की वजह से, तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हो गए। तो 1, 2 और 3, ये इसका ऑप्शन राइट है। अब अगला सवाल अपन इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि भू संतुलन के संदर्भ में, टॉपिक यही है, भू संतुलन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। भू संतुलन के संदर्भ में विभिन्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले जैसे कि आपको सत्य, असत्य है, नहीं है, जैसे पिछले में मैंने जल्दी से लगा लिया नहीं है के ऊपर, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, एग्जाम में होते ही ये प्रश्न इसके नंबर कटते हैं। तो असत्य के ऊपर अपन ने किया, तो आपको ध्यान रखना है असत्य के ऊपर। सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए, भू संतुलन, फिर भू संतुलन से संबंधित ही फैक्ट आएंगे। ये माइंड को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ही आपको प्रिपेयर करना है कि आपको किस वे में सोचना है। तो असत्य अपन ने देखा। फिर ही स्कैनर ने 1933 में एरी व प्राट की विचारधाराओं को मिलाकर नई संकल्पना दी। भू संतुलन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हो तो खुद के शॉर्ट नोट्स बना दो। उसके लिए मैंने भेजे हुए टेलीग्राम पे, आप देख सकते हो, मैंने जो बनाए थे उनके कुछ पेजेस। तो ही स्कैनन, इसमें जैसे भू संतुलन से संबंधित है तो व्यक्ति 5-7 कुल मिला के आते हैं, उनकी 2-2, 3-3 लाइन है, तो आप 2-4 मिनट, 5 मिनट में भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो ही स्कैनन ने 1933 में एरी और प्राट दोनों की थ्योरी एक दूसरे की अपोजिट है। एक बोलता है कि घनत्व गहराई के साथ बदलता है, परिवर्तित होता है, जैसे पिछले प्रश्न में अपन ने देखा कि गहराई सेम होती है लेकिन घनत्व में अंतर होता है। एक में अपन देखेंगे कि घनत्व सेम होता है लेकिन गहराई में क्या होता है, अंतर होता है, वो एरी कहा जाएगा। इसको दोनों की विचारधारा को मिलाकर ही स्कैनर ने एक थ्योरी दी। क्या ये कथन सकते हैं? पहला स्टेटमेंट ये, हेफार्ड और बोवी ने क्षतिपूर्ति तल पर धरातलीय सतह से 112 किलोमीटर की गहराई पर मापा। मतलब जिस तल के सहारे बैलेंस हो रहे हैं वो तल कितनी गहराई पर है, तो वो हेफार्ड और बोवी ने बताया 112 किलोमीटर। ये स्टेटमेंट ये दे रखा है। तीसरा ये है, जॉली ने क्षतिपूर्ति मंडल, जॉली ने ये बताया कि जिस तल के सहारे या जिसके सहारे ये भू आकृतियां बैलेंस हो रही है वो एक लाइन न होकर वो एक मंडल है, मतलब उसकी भी कुछ मोटाई है, जिसके सहारे ये संतुलित हो रही है उसकी भी क्या है, मोटाई है। ऐसे जैसे पिछले बार मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक तल के सहारे हो रहे हैं, तो जॉली ने ये बताया है कि एक तल नहीं, ये पूरा मंडल है जिसकी मोटाई है 16 किलोमीटर। तो क्या ये कथन सत्य है, ये अपन देखेंगे। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व एरी से संबंधित है। तो पिछले क्वेश्चन से अपन पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें अपन ने क्या देखा था, ऊंचा स्तंभ, पहाड़ का ऊंचा स्तंभ होता है तो इसका घनत्व कम होता है।
समुद्र का नीचा स्तंभ होता है तो इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये तो प्राट से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट सीधा सा रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। तो यदि आप, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि फैक्ट यदि आप थोड़े व्यवस्थित याद करोगे तो बेनिफिट होगा। कैसे कि मान लीजिए कि आपको ये 3 स्टेटमेंट नहीं आते और ये व्यवस्थित तरीके से आपने कुछ चीजें अच्छे से पढ़ रखी है, तो ये आपके यहाँ बेनिफिट हो गया कि ये 3 कुछ नहीं आ रहे और ज़्यादा ही पढ़ रखा होता है तब अपन को और कंफ्यूज होता है। लेकिन कुछ चीज़ें कई बार ये बोलते हैं कि और कंटेंट ऐड करें, लेकिन जो आपने पढ़ रखा है उसको यदि रिवाइज कर रहे हो तो ये, यदि हार्ड क्वेश्चन लग रहा है दूर से पढ़ने से अपन को कि हाँ भाई सही है कि गलत है क्या है, थोड़ा अटेम्प्ट करने से पहले अपन को लगता है कि भारी है, लेकिन आप ये सीधा डी पढ़ते ही आप सही कर सकते हो कि नहीं ये एरी का नहीं है, ये प्राट का है। तो इस टाइप के प्रश्न कई बार क्या होते हैं, बिना पढ़े ही अपन उसमें दिमाग थोड़ा नहीं लगाते और छोड़ देते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसकी व्याख्या। अब पहला स्टेटमेंट ये था, हीस कैनन ने 1933, आपको कुछ सन है थोड़े बहुत, यदि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये फैक्ट वही काम करेंगे जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक ऑप्शन होगा वो आपको हेल्प करेगा, उससे पूरा प्रश्न ही सही हो जाएगा आपके। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हीस कैनन ने दोनों की विचारधारा को मिलाया और एक नई संकल्पना दी। इसने इस संकल्पना में क्या बताया कि इसके अनुसार एक भूस्तंभ, पर्वत, पठार, मैदान आदि के विभिन्न भागों तथा विभिन्न भूस्तंभों के घनत्व में अंतर होता है। मतलब अलग अलग टाइप के भूस्तंभ ले लिए, मतलब यदि पहाड़ है उसका भूस्तंभ का घनत्व और समुद्र का स्तंभ अपन ने कोई लिया उसका घनत्व, दोनों के घनत्व में क्या होता है, अंतर। पहली चीज ये इसने बताई। दूसरी ये बताई कि जो अपन ने स्तंभ लिया उसके ऊपर भी अंतर होता है घनत्व में, नीचे भी अंतर होता है, उसके अंदर भी घनत्व में अंतर होता है, ये बताया ही इस कैनन ने। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, एफार्ड और बोवी के अनुसार क्षतिपूर्ति तल धरातलीय सतह से 112 किलोमीटर, तो ये सीधा फैक्ट है। कई बार जैसे कि अपन ने स्टेटमेंट में ये सवाल किया, बाकी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एफार्ड व बोवी के अनुसार क्षतिपूर्ति तल की गहराई है और ऑप्शन आ जाएगा 112, तो आप सही कर सकते हो। जॉली के अनुसार क्षतिपूर्ति मंडल 10 मील की गहराई पर पाया जाता है। अब यहाँ पे 10 मील किसी ने पढ़ रखा है और परीक्षा में आ गया 16 किलोमीटर, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, तो 1.6 गुना 10 तो आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो जॉली के अनुसार 16 किलोमीटर एक मंडल है, वो संतुलन के लिए बेस का कार्य कर रहा है। फिर एयरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है। ये एयरी का प्रयोग आ गया, जिसने इसमें एयरी ने इसने क्या किया, लकड़ी के टुकड़े थे सेम साइज का, दोनों तरफ के जैसे टुकड़े थे, इनको जल में डुबोया इन्होंने। इस जल में डुबाया तो इनको ये पता लगा कि इसका एक निश्चित भाग है वो नीचे रह रहा है, बाकी ऊपर रह रहा है, तो ये इस तरीके से व्यवस्थित हो गए। इस आधार पर उसने ये बताया कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भू आकृतियां है वो इस टाइप में व्यवस्थित हो रखी है, ये इसने बताया एरी ने। प्राट है वो अलग टाइप का बता रहा है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, एरी ये बता रहा है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व, मतलब इसका घनत्व बराबर है। ऐसी वाली स्थिति नहीं है कि एक तरफ लोहा और रुई, जैसे अपन ने, ये एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसी वाली स्थिति नहीं है कि एक तरफ लोहा और कपास की अपन बात करें कि एक निश्चित मात्रा उसकी लें तो उसका वेट कम आएगा और उसकी ले, इसलिए उसको मात्रा को बराबर करने के लिए उसका एक बड़ा ढेर लग जाएगा तो ऊंचा स्तंभ हो जाएगा। तो इसका इसने ये बताया कि घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व बराबर होता है, गहराई में अंतर होता है। तो ये ज्यादा लंबाई की है, मतलब इन सब के घनत्व बराबर है, ये ज्यादा ऊंचाई की है, तो ये गहराई में भी ये टुकड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये भी सेम की है, लेकिन इसकी गहराई जितनी बार है फिर इतना उसका टुकड़ा इतना रहेगा, मतलब जितनी ऊपर है, जितनी ऊंचाई में ज्यादा होगी उतनी ही दूसरों की अपेक्षा गहराई में ज्यादा होगी, लेकिन इसका घनत्व क्या है, सेम है। प्राट ने क्या बोला है कि जितना ऊंचा स्तंभ होगा, भले ही ऊपर हो जाए चलेगा, है ऊपर हो जाए वो ठीक है, लेकिन इसका घनत्व दोनों में क्या होगा, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व का होगा, नीचा स्तंभ होगा वो ज्यादा घनत्व का होगा। तभी ये वाला जो एक्स्ट्रा वेट है ये इससे कम घनत्व होगा, तो इसके लेवल में आ जाएगा दोनों के बराबर, तो इसके फिर सारे संतुलित हो जाएगा, ये बता रहा है प्राट। तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ सवाल आएगा, मतलब 100% आएगा। अब आगे अपन तीसरा सवाल देखते हैं। जेनकिंस ने लवणता के आधार पर सागरों को कितने प्रदेशों में बांटा, प्रदेशों में विभक्त किया। तो लवणता जो प्रश्न है, टॉपिक है, उससे संबंधित ये सवाल है। जेनकिंस ने लवणता के आधार पर सागर, महासागर जो है उनको कितने टाइप में बांटा, कि कितने से कितनी लवणता होने पर महासागर कितने टाइप के होते हैं, तो इसका आंसर होगा 3। अब कौन कौन से में बांटा वो अपन आगे देखते हैं इसमें।
जेनकिंस ने लवणता के आधार पर सागरों को 3 प्रदेशों में विभक्त किया। सामान्य से अधिक लवणता वाला प्रदेश और सामान्य से अधिक लवणता वाला प्रदेश जिसकी लवणता 37 से 41 है। कितनी? 37 से 41 है। सामान्य लवणता वाला प्रदेश जिसकी कितनी है? 32 से 36। सामान्य से कम लवणता जिसकी 20 से 35। तो बस ये पूछ सकते हैं कि कितने भागों में किया, बाकी यहाँ तक मुश्किल है पूछना। अब आगे आगे का सवाल अपन देखते हैं। घाटी तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सुमेलित कीजिए कि जो ये घाटियां हैं और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, उसमें से असुमेलित कीजिए। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सुमेलित असुमेलित गलत नहीं है, तो इस पे ध्यान देना है। तो अपन देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है जाजरील घाटी ईरान, दूसरा ऑप्शन है पंजशील घाटी अफगानिस्तान, तीसरा है योसेमाइट घाटी कैलिफोर्निया, चौथा है चुंबी घाटी भूटान और सिक्किम। तो इसमें से आपने जो सुन रखा होगा वो एक सुन रखा होगा चुंबी घाटी, अक्सर न्यूज में आता रहता है, जो ट्राइन जंक्शन है। वैसे देखें तो तिब्बत, भूटान और भारत के बीच में ट्राइन जंक्शन है, तो ये चुंबी घाटी सही है। योसेमाइट घाटी कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और पंजशील घाटी है वो आज से 1.5 साल पहले आपने जब ये अफगानिस्तान से इन्होंने विड्रॉल, यूएस ने आर्मी विड्रॉल की थी, तब जो तालिबान लास्ट में था यहीं पे बैठा हुआ था। पंजशील घाटी इनका उस समय विड्रॉल किया, तब उससे पहले तक ये यहीं पे थे। तो ये पंजशील घाटी उस समय काफ़ी लोकेशन में रही थी। तो पंजशील घाटी है वो है अफगानिस्तान में। अब नेक्स्ट रहा अंतिम जो है जाजरील घाटी, तो इसका असुमेलित है वो जाजरील घाटी ही होगा, वो है इजराइल में। तो इसका सॉल्यूशन आप एक बार देख लो। जाजरील घाटी इजराइल में स्थित है, ये याद कीजिए। पंजशील घाटी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में हिंदू कुश में स्थित है। योसेमाइट कैलिफोर्निया में स्थित है। चुंबी घाटी तिब्बत में स्थित है, जहाँ भूटान सिक्किम था तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भारत का नक्शा, इसमें इस तरफ नेपाल आ गया, ये वाला नेपाल आ गया, यहाँ है सिक्किम, और ये तिब्बत का एरिया है, मतलब चीन, क्योंकि आधिपत्य इसका ही है। फिर ये वाला देखें तो ये भूटान देश है, तो यहाँ पे चुंबी घाटी स्थित है। तो सिक्किम हो गया, भारत हो गया, तिब्बत हो गया और भूटान, इन तीनों के बीच में ट्राई जंक्शन है ये चुंबी घाटी। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही सवाल अपन ने डिस्कस किए, और ऐसे ही कुछ सवाल मतलब लेके आते रहेंगे, और अपन देखते रहेंगे कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना चाहिए आपको। और आप इसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। मैंने शुरू में भी बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित जो है पॉलिटी, और एक तो पॉलिटी की हमने कर रखी है, और एक जनरल साइंस की जो पोर्शन आता है उसका, और ज्योग्राफी के टेस्ट कर रखे हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। धन्यवाद।